हेलो दोस्तों, मैं हूँ विजेश गुज्जर और आज हम पढ़ने वाले हैं मानव जनन के बारे में। आज हम बात करेंगे मानव जनन की, जिसमें हम पूरी विस्तृत प्रक्रिया की बात करेंगे कि एक संतान की उत्पत्ति कैसे होती है मनुष्य में, कैसे एक मादा या एक स्त्री जो है एक बच्चे को जन्म देती है और किस प्रकार उस बच्चे को जो है गर्भाशय के अंदर भोजन मिलता है या फिर ऑक्सीजन मिलती है, उस सभी की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि साधारणतः आमतौर पर जो है एक स्त्री एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन कभी कभी एक स्त्री जो है कैसे दो बच्चे को जन्म देती है, जुड़वा बच्चे को जन्म देती है, उसमें कौन सी विशेष प्रक्रिया होती है। तो इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और यदि आप इसके बारे में जो है विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है मानव में प्रजनन, कि मानव में प्रजनन किस प्रकार होता है। तो मानवों में लैंगिक जनन होता है, मतलब मानव में जो है एक नर और एक मादा दोनों आकर्षित होते हैं और दोनों मिलकर एक संतान की उत्पत्ति करते हैं। लैंगिक परिपक्वता जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु और मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। किशोरावस्था की इस अवधि को यौवनारंभ कहते हैं, कि जब एक नर और एक मादा जो है शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण शुरू कर देते हैं, तो इस काल को जो है यौवनारंभ कहेंगे। ठीक है। अब यौवनारंभ में परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, कि जब एक मादा और एक नर जो है शुक्राणुओं और अंडाणुओं का निर्माण शुरू कर देते हैं तो उनमें कौन कौन से जो है परिवर्तन आते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एक मेल में और एक फीमेल में जो दोनों कॉमन चेंजेस होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो इनमें कॉमन है वो है कांख और जननांग के पास गहरे बालों का उगना, कि जब यौवनारंभ में जो मेल और फीमेल एंटर करते हैं तो उनमें कांख में और जननांगों में, जहाँ पर जनन अंग पाए जाते हैं, उस क्षेत्र में जो है गहरे बाल उगना शुरू हो जाते हैं। दूसरा जो है परिवर्तन वो है त्वचा का तेल्य होना और मुहासे निकलना, कि जब यौवनारंभ शुरू होता है तब मेल और फीमेल में जो है स्किन एकदम ऑयली हो जाती है और उनके चेहरे पर पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं। फिर है लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। जो पहला परिवर्तन वो होता है वो है स्तन के आकार में वृद्धि, मतलब लड़कियों में जो है जैसे ही वो यौवनारंभ में आती हैं, जैसे ही वो जनन करने के लिए तैयार होना शुरू हो जाती हैं, उनके स्तन बड़े आकार के हो जाते हैं। दूसरा परिवर्तन जो होता है वो है रजोधर्म होने लगता है, मतलब पीरियड होना शुरू हो जाता है। ये पीरियड क्या होता है उसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे। फिर है लड़कों में कौन कौन से परिवर्तन होता है। तो इनके चेहरे पर जो है दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाएगी और आवाज़ फटनी शुरू हो जाएगी, आवाज़ एकदम भारी होनी शुरू हो जाएगी। यदि ये परिवर्तन जो है एक मेल में और फीमेल में देखे जाते हैं तो समझ लो वो जो है लैंगिक जनन करने के लिए तैयार हो रहे हैं। नर जनन तंत्र की बात करते हैं। सबसे पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी बारे में बात करते हैं कि उनमें कौन कौन से जो है पार्ट आते हैं और उनका क्या क्या काम है, किस प्रकार जो है जनन की क्रिया में ये सहायक है। तो सबसे पहला आता है वृषण। तो वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा के बाहर, मतलब दोनों जांघों के बीच में जो है एक थैली में बाहर वृषण कोश थैलीनुमा संरचना होती है जिसे वृषण कोश बोलते हैं। उस वृषण कोश में जो है वृषण उपस्थित होते हैं और वृषण कोश तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक है। मतलब पूरे शरीर का जितना टेम्परेचर होता है उससे 2 डिग्री टेम्परेचर जो है जो वृषण होते हैं उनका तापमान कम होता है ताकि शुक्राणु का निर्माण आसानी से हो सके। अब जो आगे वाला पॉइंट है वो नर युग्मक यहाँ पर बनते हैं। जो नर युग्मक यानी शुक्राणु जो होते हैं वो वृषण में बनते हैं। फिर वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती हैं। जो वृषण ग्रंथियाँ होती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती हैं और ये टेस्टोस्टेरोन ही जो है लड़कों में जो है समस्त यौवनारंभ की क्रियाओं का आरंभ करते हैं। तो ये कार्य कौन कौन से हैं टेस्टोस्टेरोन के वो देख लेते हैं। तो पहला कार्य है शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण करना, कि शुक्राणु जो है अधिक मात्रा में बने या कम मात्रा में बने, ये कार्य टेस्टोस्टेरोन का होता है।
और टेस्टोस्टेरोन जो है लड़कों में यौवनारंभ में जो है समस्त परिवर्तन लाते हैं कि कोई भी जो है मेल फीमेल की ओर अट्रैक्ट हो, ये सब काम जो है टेस्टोस्टेरोन द्वारा होता है। जो जब भी बच्चा जो है टीन एज में एंटर करता है, किशोरावस्था उसकी प्रारंभ होती है, तो आजकल एक ट्रेंड नया बन गया है कि लव हो गया है, प्यार हो गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ये टेस्टोस्टेरोन जब हार्मोन रिलीज होता है तो उसके कारण जो है कोई भी मेल फीमेल की ओर अट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये लव कुछ नहीं होता, ये केवल एक अट्रैक्शन है। फिर दूसरा पॉइंट आता है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी क्या होती है? तो शुक्रवाहिनी जो है शुक्राणुओं को वृषण से आगे निकालने का काम करती है, ठीक है। तो ये शुक्राणुओं को वृषण से शिश्न तक पहुंचाती है, ये एक मार्ग प्रदान करती है। मूत्र मार्ग, ये मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है। बाहरी आवरण के साथ इसे शिश्न कहते हैं। और संबंधित ग्रंथियां, तो शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं। और शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि मिलकर जो है अपना जो एक लिक्विड होता है वो जो है शुक्रवाहिनी में डालते हैं, और शुक्राणु भी उसमें वाहिनी में होते हैं। तो ये मिक्सिंग होकर जो वीर्य का निर्माण करते हैं। इससे जो है शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं, मतलब एकदम तरल माध्यम बन जाता है जिससे वो आसानी से गति कर सके, और यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है। अब जो ये माध्यम निर्मित हुआ है उससे जो है शुक्राणु को पोषण भी मिलता है और उनके स्थानांतरण में सहायता करता है। शुक्राणु की गति करने में जो है ये प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय ग्रंथि से जो स्राव निकलता है वो मदद करता है। शुक्राणु और ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं। ये देख सकते हो आप, नर जनन तंत्र का चित्र है जिसमें कैसे शुक्राणु का निर्माण होता है। तो जो ये वृषण कोश है, इस वृषण कोश में जो है एक वृषण होता है, इस वृषण में जो है शुक्राणु का निर्माण होता है। और ये शुक्राणु ये जो शुक्र वाहिनी होती है, शुक्र वाहिनी से होते हुए जो है यहाँ पर ये मूत्र मार्ग में आते हैं, और यहाँ पर जो है ये शुक्राशय से और प्रोस्टेट ग्रंथि से जो है केमिकल निकलते हैं और इस शुक्राणु में मिक्स होते हैं, और यहाँ से तीनों मिलकर जो है यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं, बाह्य स्खलन हो जाता है इसका, ठीक है। और कभी कभी जो है ये होता है कि सर्दियों के दिनों में जो है ये वृषण कोश जो है एकदम सिकुड़ कर जो है ऊपर आ जाता है, और गर्मियों के दिनों में वृषण कोश एकदम नीचे लटकने लग जाता है। तो उसका क्या कारण है? तो आपने देखा कि इसका वृषण कोश का तापमान 2 डिग्री कम होता है। जब गर्मी होती है तो बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा होता है और शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो शुक्राणु बनने के लिए जो है कम तापमान की आवश्यकता होती है, तो ये नीचे की ओर आ जाते हैं क्योंकि शरीर का तापमान होता है ज़्यादा, और नीचे की ओर आके जो है शुक्राणु का निर्माण करते हैं। इसलिए ये नीचे लटकते हैं गर्मियों के दिनों में। और जब सर्दियों के दिन आते हैं तो बाहर का तापमान बहुत कम हो जाता है, और शरीर का तापमान तो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो इसलिए बाहर का तापमान भी कम और यहाँ का तापमान, ये जो वृषण कोश है यहाँ का तापमान भी कम है, तो इसलिए थोड़ी सी गर्मी पाने के लिए जो है शरीर की ओर गति करते हैं और ऊपर चिपक जाते हैं। तो यही कारण था। फिर आता है मादा जनन तंत्र, कि मादा जनन तंत्र में कौन कौन से भाग प्रयुक्त होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो है अंडाशय। तो मादा युग्मक या अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। जो मादा युग्मक है जिसको अंडाणु बोलते हैं, तो अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। जब एक बच्ची का जन्म नहीं हुआ होता है, एक लड़की का जन्म जब नहीं हुआ होता है, उसी टाइम पे जो है माँ के गर्भ में ही उस लड़की में जो है हजारों की संख्या में निर्मित हो जाते हैं और वो अपरिपक्व होते हैं। यौवनारंभ पर इसमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं, और जब यौवनारंभ होता है तो एक फीमेल के अंदर जो है अंडाणु परिपक्व होने लग जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। 2 में से 1 अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। किसी भी स्त्री के अंदर 2 अंडाशय होते हैं, उसमें से एक अंडाणु जो है हर महीने मोचित होता है, बाहर निकलता है। अंडाशय जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है, और अंडाशय से जो है 2 हार्मोन निकलते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। ये जो है फीमेल के अंदर यौवनारंभ के लक्षण प्रारंभ करता है। फिर आता है अंडवाहिका।
फैलोपियन ट्यूब। तो अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका यानी अंडाणु गर्भाशय तक स्थानांतरित करती है। अब जब अंडाशय से जो है अंडाणु का निर्माण हुआ तो अंडाशय जो है उस अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य इस नली द्वारा करता है, ठीक है, अंडवाहिका द्वारा। अंड कोशिका और शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है और अंडाणु और शुक्राणु दोनों जब मिलते हैं वो अंडवाहिका में मिलते हैं और यहाँ पर जो है युग्मनज का निर्माण करते हैं। फिर आता है गर्भाशय। तो एक थैलीनुमा संरचना होती है जहाँ पर शिशु का विकास होता है, ठीक है। एक थैलीनुमा संरचना होती है मादा के अंदर, वो गर्भाशय होती है और गर्भाशय के अंदर जो है एक शिशु का निर्माण या विकास होता है। फिर आता है गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है और गर्भाशय जो है एक बीच में एक ग्रीवा आती है और उस ग्रीवा द्वारा जो है योनि में खुलता है। ये देख सकते हो आप, ये मादा जनन तंत्र का जो है डायग्राम है। ये अंडाशय लगे हैं 2 और इन अंडाशय से जो है अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु जो है अंडवाहिका में आता है यहाँ पे और यहाँ पर जो अंडवाहिका में आने बाद यहाँ पे रुकता है और यहाँ से शुक्राणु अंदर एंटर करते हैं और शुक्राणु यहाँ पर दोनों मिलेंगे, ठीक है। शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे और मिलने के बाद युग्मनज का निर्माण होगा और वो युग्मनज जो यहाँ पर जो है यहाँ पे रुक जाएगा। और जब 9 महीने पूरा हो जाएगा, जब उसका विकास हो जाएगा और 9 महीने पूरे हो जाएंगे तो यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से दर्द होगा और ये भितिया जो है सिकुड़ेगी, जिससे जो शिशु होगा वो योनि द्वारा बाहर निकल जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि एक साथ जो है 2 अंडाणु निर्मित होते हैं। दोनों अंडाशय जो है एक अंडाणु का निर्माण करते हैं और 2 जो है अंडाणु उत्पन्न होते हैं और दोनों जब शुक्राशय आते हैं तो दोनों अंडाणुओं को निषेचित कर देते हैं, जिससे दोनों अंडाणु जो हैं इस गर्भाशय में आ जाते हैं, ठीक है। फिर गर्भाशय में आने के बाद यहाँ पर 2 शिशु का निर्माण हो जाता है। इसलिए कभी कभी जो है एक माता द्वारा 2 संतति एक साथ उत्पन्न हो जाती है। फिर आता है जब अंड कोशिका का निषेचन होता है, कि जब अंड कोशिका का निषेचन हो गया, एक अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिल गए, तब क्या होता है? तो निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। जब एक अंडाणु और शुक्राणु का मिले तो उस प्रक्रिया को निषेचन कहेंगे, जो गर्भाशय में रोपित होता है। गर्भाशय में रोपण के बाद युग्मनज में विभाजन और विभेदन होता है और भ्रूण का निर्माण होता है। और युग्मनज जो है गर्भाशय में आकर उसके टुकड़े होते हैं या उसके विभाजन होता है और विभाजन से जो है और विभेदन से जो है उसके समस्त अंगों का निर्माण होना शुरू होता है, ठीक है। जब विभाजन होगा उस युग्मनज का तो बहुत सारी कोशिकाएं बनेगी और जब विभेदन होगा तो युग्मनज के से जो है अंग बनेंगे, जैसे हाथ बन गया, पैर बन गए, सभी अंग का निर्माण होगा। फिर आता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है एक नाल होती है जो बच्चे के जन्म के साथ उसके नाभि से जुड़ी होती है, उस नाल को प्लेसेंटा बोलते हैं। ये एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी तस्त्रीनुमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है, ठीक है। और ये जो है शिशु और माँ के कनेक्शन को बनाए रखती है। कौन? प्लेसेंटा। इसके जो मुख्य कार्य कौन कौन से तो वो देखते हैं। तो माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि पोषण भ्रूण को प्रदान करता है। कौन? प्लेसेंटा जो है माँ से जो है भोजन और ऑक्सीजन ग्रहण करता है और शिशु को प्रोवाइड करवाता है। भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान, और भ्रूण द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे वो प्लेसेंटा द्वारा ही जो है बाहर त्याग दिए जाएंगे। अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं और इसकी अवधि लगभग 9 महीने होती है। जब अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन हुआ उस टाइम से लगाकर जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उस पूरे समय को जो है गर्भकाल कहते हैं। जब अंड का निषेचन नहीं होता है, कि भाई हर बार जनन की क्रिया होती है तो हर बार तो किसी बच्चे का जन्म होता नहीं है, तो क्या होता है? तो हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड द्वारा अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। कि गर्भाशय जो है हमेशा हर महीने ये सोचता है कि अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे और एक बच्चे का, एक शिशु का जन्म होगा और गर्भाशय में आएगा। ये गर्भाशय हमेशा सोचता है और अपने आप को उसके अनुकूलित ढाल लेता है। गर्भाशय की भित्ति मांसल एवं स्पंजी हो जाती है। ये भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है।
और गर्भाशय के अंदर एक नई भित्ति का निर्माण हो जाता है। यदि निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती, अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। और यदि अंडाणु और शुक्राणु नहीं मिलते हैं तो वो अंडा जो है गर्भाशय में आएगा और वो परत भी वापस टूट जाएगी और वो अंडा भी टूट जाएगा और रक्त के रूप में जो है योनि से बाहर निकल जाएंगे, जिसको सामान्य भाषा में पीरियड बोला जाता है। यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है तथा इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। और जो ब्लड फ्लोइंग होती है उसको रजोधर्म या ऋतुस्राव भी कहते हैं। 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पादन होना बंद हो जाता है और फलस्वरूप जो है रजोधर्म बंद हो जाता है, जिसे रजो निवृत्ति कहते हैं। और जब एक फीमेल जो है 40 से 50 वर्ष की हो जाती है तो उसमें अंडाणु का निर्माण नहीं होता और पीरियड जो होता है वो भी बंद हो जाता है और इस काल को जो इस प्रोसेस को जो है रजो निवृत्ति कहते हैं। ठीक है। और इस कारण जो है जब औरतें 40 से 50 वर्ष की हो जाती हैं तब उनमें जो है संतति उत्पन्न नहीं हो सकती। जनन स्वास्थ्य कि जनन स्वास्थ्य क्या है? तो जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना, मतलब हर टाइप से स्वस्थ होना ही जनन स्वास्थ्य कहलाता है। फिर रोगों का लैंगिक संचरण, मतलब जनन के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं उनके बारे में बताया गया है। जीवाणु जनित रोग में आते हैं गोनेरिया और सिफिलिस। जब यदि कोई एक नर या मादा में से कोई एक संक्रमित है किसी बीमारी से तो वो बीमारी जो है किसी दूसरे को भी हो सकती है। और दूसरा विषाणु जनित रोग में मस्सा और HIV एड्स है। ये भी जो है किसी एक पुरुष से एक स्त्री में जा सकता है या स्त्री से जो है पुरुष में आ सकता है जब कोई जनन की क्रिया करे। कंडोम के उपयोग से इन रोगों का संचरण कुछ सीमा तक रोकना संभव है। और यदि जनन के दौरान यदि कंडोम का उपयोग किया जाए तो इस रोगों से बचाव किया जा सकता है। गर्भरोधन, गर्भधारण को रोकना गर्भरोधन कहलाता है कि गर्भ को धारण करने से रोकने की समस्त क्रियाएं गर्भरोधन कहलाती हैं। गर्भरोधन के प्रकार के किन किन विधियों द्वारा जो है गर्भधारण से बचा जा सकता है? तो सबसे पहला यांत्रिक अवरोध, शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता, कि शुक्राणु को जो है अंड कोशिका यानी अंडाणु से मिलने ही नहीं दिया जाता, पहले ही रोक लिया जाता है। तो उसके उदाहरण है सीसन को ढकने वाले कंडोम और योनि में रखे जाने वाले सर्वाइवल कैप, कि जो है कंडोम का यूज करके जो है एक शुक्राणु को या किसी शुक्राणु को जो है अंडाणु से नहीं मिलने दिया जा सकता, पहले ही रोक लिया जाता है। और फीमेल द्वारा जो है कुछ सर्वाइकल कैप आते हैं, उनको जो है अपनी वेजाइना में फिट कर लिया जाता है, जिससे जो है शुक्राणु आगे पास नहीं हो पाते, जिससे अंडाणु निषेचन की क्रिया नहीं होती। फिर है रासायनिक तकनीक, कि भाई केमिकल तकनीक से जो है हम कैसे अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से रोक सकते हैं। तो मादा में अंड को न बनाने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देती है। और फीमेल जो है ये गोलियां लेती है और गोलियों से जो है अंडाणु का निर्माण होता ही नहीं है। ठीक है। और इस गोली से जो है बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। फिर तीसरी जो विधि है वो है IUCD। तो लूप या कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है जिससे गर्भधारण नहीं होता। अब एक कॉपर टी आता है जिसको जो है एक कॉपर का बना होता है और टी शेप का होता है। उस कॉपर टी को गर्भाशय में यदि स्थापित कर लिया जाता है फिर जो है प्रेगनेंसी से बचाव किया जा सकता है। फिर है शल्य क्रिया तकनीक, यानी सर्जरी द्वारा या कोई ऑपरेशन करके जो है कैसे गर्भधारण से बच सकते हैं, वो क्रिया होती है इसके अंतर्गत। तो नसबंदी, पुरुषों में शुक्रवाहिकाओं को रोककर उनमें से शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकना, कि पुरुष की जो शुक्रवाहिका को काट कर जो है धागे से बांध दिया जाता है जिससे शुक्राणु आगे पास नहीं होते। दूसरी विधि है ट्यूबेक्टोमी। इसमें महिलाओं की अंडवाहिनी को काट कर जो है अंडाणु को जो है अंडाशय से बाहर आने से रोक दिया जाता है। तो इन दोनों जो विधियां हैं इनका आमतौर पर ज़्यादातर उपयोग जो है वे दंपति करते हैं
जिन्होंने 1 या 2 संतान उत्पन्न कर ली है और उनको आगे भविष्य में और संतान नहीं चाहिए और देश की जनसंख्या को नियंत्रण में करने के लिए अपना योगदान देना है, तो वे इन वीडियो का उपयोग करते हैं। अब आता है भ्रूण हत्या, यानी भ्रूण की गर्भाशय में ही हत्या करवा देना भ्रूण हत्या कहलाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लड़का चाहते हैं, लेकिन उनको किसी ऐसी वीडियो से पता चल जाता है कि भाई अंदर लड़की है, तो वो क्या करवाते हैं कि गर्भ के अंदर ही जो है उस शिशु को मरवा देते हैं। इसे एबॉर्शन बोलते हैं और ये जो है एक कानूनी अपराध है। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है। ये तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी और भ्रूण हत्या और भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को रोकना होगा। यानी कि लड़का और लड़की का अनुपात जो प्राकृतिक रूप से संतुलित होता है, उसी रूप से हमें भी चलना चाहिए। लड़के और लड़कियों का अनुपात संतुलित होना बहुत ही आवश्यक है और इसी के लिए सभी को अपना योगदान देना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।